नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश की जो प्रैक्टिस सेट की हम सीरीज चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 18 है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट नंबर 18 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न का आपको जवाब देना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। और मेरा गांव मेरा गौरव नामक योजना की जो शुरुआत है कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? मेरा गांव मेरा गौरव नामक योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 2015 में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत गांव तक वैज्ञानिक खेती की प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए देश में जो है कृषि विश्वविद्यालयों एवं ICAR के सभी संस्थानों के कृषि विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि जितने भी गांव हैं भारत में उन गांव तक जो वैज्ञानिक खेती है उसके प्रभाव को पहुंचाने के लिए जितने भी भारत में कृषि विश्वविद्यालय हैं और ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो संस्थान है उसके जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको जो है इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा तथा उन वैज्ञानिकों की मदद से जो वैज्ञानिक खेती है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसका प्रभाव को पहुंचाया जाएगा कहां तक? गांव तक। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इस योजना का नाम है मेरा गांव मेरा गौरव और 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी 28 जुलाई 2014 को। ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही है। 28 जुलाई 2014 को जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संपूर्ण योग्य गांव योजना को कब शुरू किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, संपूर्ण योग्य ग्राम योजना को शुरू किया गया था 19 मार्च 2018 को। ऑप्शन आपका सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, 19 मार्च आप ऐड कर लीजिएगा। 19 मार्च 2018 को आपकी संपूर्ण योग्य यहाँ पे जो ग्राम है इस योजना को शुरू किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या टारगेट रखे गए थे इसे भी आप जान लीजिए। तो संपूर्ण योग्य, सॉरी यहाँ पे योग्य की जगह योग है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे योग्य नहीं होगा, यहाँ पे योग होगा। संपूर्ण योग ग्राम, यहाँ पे ग्राम होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं संपूर्ण योग ग्राम। तो इसको शुरू किया गया था कब? तो संपूर्ण योग ग्राम योजना को शुरू किया गया था आपका 19 मार्च 2018 को। इसके अंतर्गत संपूर्ण योग ग्राम के तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा यह महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए प्रश्न होने वाला है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 2018 हो जाएगा। तथा यह जो अवधारणा है कि संपूर्ण मतलब हर परिवार के कम से कम एक सदस्य नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे, यह अवधारणा केरल के एक गांव से ली गई है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, जिसका नाम है कुन्नम थनम। इस प्रकार से लिखाएगा उस गांव का नाम, कुन्नम थनम। तो यह केरल का एक गांव है, यहीं से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है, किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोरखपुर से की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोरखपुर से जो है आपकी किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको शुरू किया गया था 24 फरवरी 2019 को। कब? तो 24 फरवरी 2019 को जो है इसको शुरू किया गया था। कहां से? गोरखपुर से। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत साल भर में 6,000 रुपए जो है और दिए जाते हैं किसानों को। 2-2 हज़ार रुपए की तिमाही किस्त के दाम, यानी कि पहले 3 महीने मतलब पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 किस्तों में जो है, एक किस्त में 2,000, फिर दूसरी किस्त में 2,000, फिर तीसरी किस्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि टोटल 6,000 रुपए जो है प्रत्येक वर्ष किसानों को प्रदान किए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है किसान सम्मान निधि योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत गोरखपुर से की गई थी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
उत्तर प्रदेश में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? आइए इसको देख लेते हैं। इसमें से कुछ लक्ष्य दिए गए हैं सतत विकास लक्ष्य उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और उनका क्रियान्वयन का जो नोडल विभाग वह दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो आइए इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया गरीबी उन्मूलन, जो सतत विकास लक्ष्य है नो पावर्टी का, गरीबी उन्मूलन का, इसका नोडल विभाग आपका है क्या? तो यहाँ पे क्या दिया गया है? तो श्रम विभाग यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे श्रम विभाग वाला ही पहला ही आपका गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे श्रम विभाग की जगह कौन देखता है गरीबी उन्मूलन का कार्य? ग्राम्य विकास। ग्राम्य विकास जो है आपका इसका नोडल विभाग है। तो यहाँ पे ग्राम्य विकास होना चाहिए था। ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं था। उसके अलावा भुखमरी समाप्त करना, यह किसके अंतर्गत आता है? तो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद सभी के लिए स्वस्थ जीवन होता है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, इसका नोडल विभाग है। और इसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपकी किसके अंतर्गत है? तो माध्यमिक शिक्षा, इसका नोडल विभाग है। तो इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है। पहला वाला आपका सुमेलित नहीं था, जो आपका सतत विकास लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन का, इसका नोडल विभाग आपका हो जाएगा ग्राम्य विकास। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। यहाँ पे राजस्व न्यायालय के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला कथन क्या दिया गया है? प्रदेश में इस समय कुल 2333 राजस्व न्यायालय हैं। बिल्कुल सही कथन दिया गया है। प्रदेश में कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं वर्तमान में? तो 2333 जो है प्रदेश में कुल राजस्व न्यायालय हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद दूसरा कथन क्या दिया गया है? इसी राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित हैं। बिल्कुल सही है दूसरा कथन भी। और राजस्व परिषद में जो होता है, राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचला न्यायालय होता है और राजस्व परिषद का न्यायालय सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो तीसरा कथन भी आपका यहाँ पे सही दिया गया, यानी कि उपर्युक्त जो चारों कथन है आपके बिल्कुल सही है। काफी ज्यादा यह महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए प्रश्न होने वाला है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, उपर्युक्त सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, खेवट क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो खेवट क्या होता है? तो खेवट जो होता था, अब इसको समाप्त कर दिया गया। यह एक प्रकार का जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। वह उस समय जब जमींदारी प्रथा का प्रचलन था, उस समय जो खेवट होता था वह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। परंतु अब जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, तो अब यह जो रजिस्टर वह भी समाप्त हो चुका है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इसे बंद कर दिया गया था जमींदारी उन्मूलन के बाद। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान आपको मिलेगा हरदोई में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हरदोई में। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है? आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लेखपाल का जो उल्लेख है यह उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में आपको मिलेगा लेखपाल का उल्लेख। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी थी? 2006 में बनी थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2006 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव या गांव का प्रत्येक वर्ष खेत पर जाकर निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो लेखपाल के द्वारा अपने हलके के गांव का जो प्रत्येक वर्ष खेत पर जाकर निरीक्षण किया है, तो उसको हम कहते हैं पड़ताल, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको हम पड़ताल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जरीब सबसे लंबी जरीब होती है? यहाँ पे जरीब के कुछ प्रकार दिए गए, इसमें से बताना है आपको कि कौन सी जरीब सबसे लंबी होती है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले इन चारों जरीब की आइए लंबाई देख लेते हैं, उस आधार पे आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो घंटा जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो घंटा जरीब की कुल लंबाई होती है 132 फीट। 132 फीट होती है घंटा जरीब की लंबाई। रेवेन्यू जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो रेवेन्यू जरीब की लंबाई आपकी होती है लगभग 33 फीट होती है। आप इसे याद कर लीजिएगा, 33 फीट लंबी होती है लगभग आपकी रेवेन्यू जरीब होती है। और इसके बाद आपकी जो मीट्रिक जरीब होती है, इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? तो मीट्रिक जरीब की कुल लंबाई होती है आपकी लगभग यहाँ पे
मान लीजिए 30 मीटर के करीब होती है इसकी लंबाई, उतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। लेकिन सबसे लंबी जो आपकी जरीब होती है वह मीट्रिक जरीब की कुल लंबाई अगर आपको पता होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे इसका एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें से इन तीनों में से सबसे लंबी जो आपकी जरीब होती है शाहजहानी जरीब। शाहजहानी जरीब जो है सबसे लंबी होती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहजहानी जरीब आपकी सबसे लंबी होती है, इसकी टोटल लंबाई 165 फीट होती है। तो इसी बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शाहजहानी जरीब सबसे लंबी होती है, इसकी कुल लंबाई 165 फीट होती है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, जरीब लाइन पर दाएं और बाएं ओर से नापे गए लंब को क्या कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जरीब लाइन पर दाईं और बाईं से नापे गए लंब को कहा जाता है उमूद। क्या कहा जाता है, उमूद। यानी कि ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जरीब लाइन पर दाईं या बाईं ओर से नापे गए लंब को हम कहते हैं क्या, तो उमूद कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा दो मेड़ा हम किसे कहते हैं, दो मेड़ा हम किसे कहते हैं, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। दो मेड़ा को हम कहते हैं वह कोना जहां खेत की दो मेड़े आकर मिलते हैं, उसको हम कहते हैं दो मेड़ा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं यहाँ पे सह मेड़ा हम किसे कहते हैं, सह मेड़ा। तो सह मेड़ा के अंतर्गत वह कोना आता है जहां खेतों की तीन मेड़े आकर मिलती हैं। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उमूद। उमूद के अंतर्गत क्या आता है, जरीब लाइन पर दाईं या बाईं ओर से नापे गए लंब को हम उमूद कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। तो आपका जो 1 हेक्टेयर होता है इसमें आपका 100 एयर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 हेक्टेयर में आपका 100 एयर होता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 एयर के बराबर होता है आपका 1 हेक्टेयर। अगला प्रश्न आपके सामने है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताना है कि जो चकबंदी संबंधित कार्य हैं उनका संपादन जो है कौन सा अनुभाग करता है। यहाँ पे कुछ राजस्व अनुभाग दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से चकबंदी संबंधित कार्य कौन सा अनुभाग करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से जो राजस्व अनुभाग आपका कौन सा हो जाएगा, राजस्व अनुभाग 8, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका राजस्व अनुभाग 8 है वह चकबंदी संबंधित कार्य का संपादन करता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्व अनुभाग 8। जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कौन से अनुभाग के द्वारा। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका राजस्व अनुभाग 10 होता है इसका कार्य होता है जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता करना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्व अनुभाग 10 यानी कि ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। तो राजस्व अनुभाग के जितना मतलब राजस्व अनुभाग के जितने भी यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं, लगभग आपके राजस्व अनुभाग में 19 अनुभाग आते हैं। तो इन सभी के कार्य तो कम से कम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें से आपसे एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनके कार्यों को मैं लगातार अपने एमसीक्यूज में सम्मिलित किए रहता हूं। तो कम से कम जो एमसीक्यूज में आपके सामने राजस्व अनुभाग से रिलेटेड लाता हूं उनकी प्रैक्टिस आप दबा के बिल्कुल करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और गट्ठा जो है किसका बना होता है। तो जो आपका गट्ठा होता है या बांस का बना होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बट गट्ठा जो आपका होता है वह बांस का बना होता है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1992। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेखपाल के कागजात पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो लेखपाल के कागजात पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, राजस्व अधिकारी के, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही जगह, राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं लेखपाल के कागजात पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 फुट आपसे पूछा जा रहा है 1 फुट में कितने इंच होता है। तो 1 फुट में कितने इंच होता है, 1 फुट में आपका 12 इंच होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 फुट में आपका 12 इंच होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक कारक आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें से कौन से सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक कारक हैं आपको बताना है। तो अज्ञात के प्रति जिज्ञासा पहला हो गया,
घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को जानने की इच्छा दूसरा हो गया, नवीन विधियों की खोज यह तीसरा हो गया। यानी कि उपयुक्त सभी जो कारक हैं ये सभी सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान में कौन सी प्रमुख समस्याएं पैदा होती हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो तीनों समस्याएं आपके सामने दी गई हैं, सामाजिक घटनाओं की जटिलता की समस्या, सत्यापन की समस्या, वस्तुनिष्ठता की समस्या, यानी कि उपर्युक्त सभी जो समस्याएं होती है ये सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाइयों में फैलेसी का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था। तो सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाइयों में फैलेसी का जो प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, तो थॉमस के द्वारा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, थॉमस के द्वारा। मास ऑब्जर्वेशन एक संस्था है जो विस्तृत सर्वेक्षण में संलग्न है। तो आपको बताना है कि जो मास ऑब्जर्वेशन है यह कहाँ की संस्था है। तो मास ऑब्जर्वेशन संस्था कहाँ की है, इंग्लैंड की है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके द्वारा जो है सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय समाज की आधारभूत इकाई आपसे पूछी जा रही है कौन सी है। तो भारतीय समाज की आधारभूत इकाई होती है ग्रामीण समुदाय। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, जो ग्रामीण समुदाय है यह भारतीय समाज की आधारभूत इकाई मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रामीण समुदाय। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो सेट नंबर 18 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।